हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको आनी चाहिए। तो मेनली क्या है कि आपको पता होगा कुछ ऐसे इमरजेंसी ड्रग्स हैं जिनका यूज करा जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। वो इमरजेंसी ऐसी होती है कि जिसमें अगर आपने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम ली और अच्छे टाइम पे सही ड्रग्स का इस्तेमाल करा तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। आपकी एक गलती के कारण किसी की जान जा भी सकती है। तो कुछ ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होते हैं ओटी में या फिर हॉस्पिटल में या फिर बाहर कहीं पे भी। तो आपको एक ऐसे टॉपिक पे मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग अपना पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। तो हम लोग जानने वाले हैं इंट्रालिपिड के बारे में, और इंट्रालिपिड से पहले हम लोग जानेंगे लोकल टॉक्सिसिटी होता क्या है। अगर कोई ऑपरेशन कराने आया है और अगर उनको लोकल दिया जा रहा है, चाहे वो जनरल एनेस्थीसिया में हो चाहे किसी भी एनेस्थीसिया में हो, अगर उनको लोकल लगाया जा रहा है, लोकल क्या है तो लोकल ड्रग्स होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक होते हैं। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं जिसमें आपका क्या होता है तो लिडोकेन, लिग्नोकेन, बुपिवेकेन, रोपिवेकेन, बहुत सारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हैं। तो एक लोकल प्लेन होता है, एक लोकल एडीआर में होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी अगर आपने ओटी में या फिर हॉस्पिटल्स में काम करे होंगे तो इन सब का कब कैसे इस्तेमाल होता है ये तो पता होगा। लेकिन क्या कभी जानते हैं कि अगर ये जो मान के चलिए यहाँ पे कोई मुझे उंड हो गया, कोई घाव हो गया है या फिर कोई इंजरी हो गई है या फिर मेरा ये एक उंगली टूट गया है और ये लोकल में होना है, तो अगर हम यहाँ पे लोकल लगा रहे हैं और सही तरीके से लगाएं तो ठीक है। इंट्राडर्मली मान के चलिए यहाँ पे जो है हम इंजेक्ट कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, एजेंट को यूज कर दिए, जो ड्रग से यूज कर दिए, लगा दिए। लेकिन अगर बाई मिस्टेक एक्सीडेंटली आप जानबूझ के तो ब्लड वेजल्स में डालेंगे नहीं, अगर गलती से वो ब्लड वेजल में चला गया तो क्या होगा, क्या आप जानते हैं? तो इसे कहते हैं लोकल टॉक्सिसिटी। अगर एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक आपका अगर जो है लोकल एनेस्थीसिया देते टाइम अगर वो ब्लड वेजल में ड्रग इंजेक्ट हो जाता है तो लोकल टॉक्सिसिटी हो जाएगा। अगर आप कभी भी हाईली वस्कुलराइज्ड एरिया में जहाँ पे ब्लड वेजल्स बहुत ज़्यादा हैं और आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को, ड्रग्स को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वहाँ पे लोकल टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक है कि अगर आप बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को दे रहे हैं, जैसे कि ये जो है यहाँ पे लोकल बन रखा है, ठीक है, इसमें क्या है कि 100 ml NS है, लॉक्स 2% प्लेन है 30 ml, और इसमें एड्रीनलिन मिक्स है 1.5 mg, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं लोकल में। मेनली तो लोकल का लिग्नोकेन प्लेन, लिग्नोकेन एडीआर वाला भी आता है, रोपिवेकेन, बुपिवेकेन, अलग अलग चीज़ें हैं। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी अलग अलग हैं, लेकिन उसको देने का बात हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप गलती से ब्लड वेजल में दे सकते हैं, अगर दे दिए, या फिर आप हाईली वस्कुलराइज्ड एरिया में दे दिए, या फिर आप जो हैं एक्सेसिव अमाउंट में दे दिए, ज़्यादा अमाउंट में दे दिए और वो ब्लड वेजल में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वेजल में चला गया, तो वो लोकल टॉक्सिसिटी होता है, जिसे आप एक टर्म दे सकते हैं लास्ट, LAST। ये लास्ट जो टर्म है उससे आप क्या समझते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी यानी लास्ट है। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेजल में अगर गलती से लोकल एनेस्थेटिक एजेंट चला गया तो लोकल टॉक्सिसिटी हो गया, चला तो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अगर आप उसके सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिए, पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है आपको कि साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। आपने जान तो ली कि किस कारण हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, किसे कहेंगे लोकल टॉक्सिसिटी, लेकिन क्या क्या लक्षण आएंगे, कुछ इसके स्टेजेज हैं। सबसे पहले आपको कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, मान के चलिए यहाँ पे मैंने लोकल लगाया, यहाँ पे अगर लोकल टॉक्सिसिटी हो रहा है तो यहाँ पे लालपन आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, आपको खुजली होने लगेगा, यहाँ पे एलर्जी हो सकता है, ठीक है, ईचिंग होने लगेगा, बर्न, जलन होने लगेगा। ये सारे जो है स्टार्टिंग में एकदम शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोकल लगाए हैं आपने, लोकल टॉक्सिसिटी जहाँ हुआ है। फिर है कि आपका जो सबसे पहले ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे
क्या होगा, आपके क्या आएंगे, तो आपको थोड़ा सा जो है चक्कर सा आएगा। आपका जो पेरी ओरल रीजन है वहाँ पे झंझनाहट, सुन्नपन सा महसूस होगा। कान में घंटी सी आवाज़ सुनाई देगी, टिनिटस जिसे एक वर्ड कहते हैं, टिनिटस, टिंगलिंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। झंझनाहट महसूस होगा पेरी ओरल रीजन में, ठीक है, ओरल रीजन यानी मुंह के पास जो है आपको सुन्नपन सा महसूस होगा, झंझनाहट महसूस होगा, कान में जो है घंटी सी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, यानी टिनिटस। डिसोरिएंटेशन, डिजीनेस, आपको चक्कर सा आएगा, बहुत कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी जो शुरुआती लक्षण हैं। आपको सीजर्स भी आ सकते हैं अगर आप इसको बहुत जल्दी मैनेज ना करें तो, क्योंकि लोकल टॉक्सिसिटी होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी उसका इफेक्ट दिखेगा। फिर है कि कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स में है। तो कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो है बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ भी सकता है और बहुत घट भी सकता है। आपका जो हार्ट रिदम है, जो हार्ट रेट है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, कार्डियक एरिथमिया भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे इसीलिए क्लोज मॉनिटरिंग करना है कि लोकल टॉक्सिसिटी हो तो तुरंत पता लग जाए, क्योंकि ये कोई जानबूझ के नहीं करता, गलती से होता है, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब भी कर लिया तो कौन क्या कर सकता है, ठीक है। इसको मैनेज करना है, इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को मैनेज करना है। तो आप लक्षण समझ गए, क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, तो मेनली बेसिक जो है लक्षण वो आप समझ गए। फिर एक इसके स्टेजेज आप समझ लीजिए। अर्ली स्टेज होता है, मॉडरेट स्टेज होता है, सीवियर स्टेज होता है। तो जो भी मैंने लक्षण बताए हैं, शुरुआत में क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है मान के चलिए यहाँ लोकल लगाया गया, ठीक है, या फिर पेरी ओरल रीजन में लोकल लगाया गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टिंगलिंग होगा, झंझनाहट महसूस होगा, नंबनेस होगा, सुन्नपन होगा, कान में घंटी सी आवाज़ सुनाई देगी, टिनिटस साउंड आएगा, टिनिटस होगा, ठीक है। आपका जो है रेडनेस आ सकता है, स्वेलिंग आ सकता है, आपको वहाँ पे इचिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी स्टार्टिंग में। मॉडरेट में क्या होगा, ठीक है, मॉडरेट स्टेज में क्या होगा, तो इसमें आपका क्या होगा, सीजर्स भी आ सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है, डिसोरिएंटेशन, डिजीनेस, चक्कर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मॉडरेट स्टेज में है। और सीवियर स्टेज में क्या आएगा कि वो हार्ट पे अटैक कर सकता है, यानी क्या है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या फिर बहुत सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये सारी स्टेजेज हैं। फिर है कि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए तो सोचेंगे, मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है अगर कोई पॉइंट। वैसे तो मैंने बेसिक जो भी चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस कर रखी है, लेकिन देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं। तो हमने यहाँ पे कॉजेज डिस्कशन कर लिए, फिर स्टेजेस डिस्कशन कर लिए, लास्ट होता क्या है वो डिस्कशन कर लिए। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे आप, अगर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं तो सबसे पहले अगर आप लोकल अभी भी दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये टॉक्सिसिटी हो रहा है लेकिन फिर भी दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बंद करना है, लोकल देना नहीं है। स्टॉप द इंजेक्शन, जो इंजेक्शन दे रहे हैं आप, लोकल लगा रहे हैं, वो आप रोक दीजिए। उसके बाद क्या है कि आपको अगर वो जीएम है, जनरल एनेस्थीसिया में, तो आप वेंटिलेशन पे तो रखे ही हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोकल एनेस्थीसिया में यानी कि जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिए, पेशेंट पूरी तरीके से बेहोश नहीं है, तो आप उनकी कंडीशन को देखते हुए उनको ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको वेंटिलेटर पे रख सकते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी कंडीशन को देखते हुए उनका कार्डियक मॉनिटरिंग करना है, वाइटल मॉनिटरिंग करना है, वहाँ पे क्लोजली उनको मॉनिटर करना है, देखते रहना है उनकी कंडीशन को, उनका बीपी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब कुछ चेक करते रहना है। फिर है कि अगर उनको सीजर्स आ रहे हैं तो सीजर्स को मैनेज करने के लिए उनको एजेंट देने हैं, ड्रग्स देने हैं, उसको मैनेज करना है। बेंजोडाइजेपाम की अगर ज़रूरत है, बेंजोडाइजेपाम की ज़रूरत है तो वो भी हम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट भी हम लोग दे सकते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा ही हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो रहा है, हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन हो रहा है, या फिर टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो वहाँ पे उस कंडीशन को देखना है, उसको मैनेज करना है। फिर है कि सबसे मेन जो आता है ट्रीटमेंट में, जो लोकल टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट है, उसमें जो मेन है आपका वो है इंट्रालिपिड थेरेपी। इंट्रालिपिड थेरेपी में क्या करना है, तो इंट्रालिपिड 20% एक सॉल्यूशन है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एजेंट है जिसका यूज करा जाता है और इसको हमेशा इमरजेंसी ट्रे में रखा जाता है
ये क्या है? तो इंट्रावेनस फैट इमल्जन है। ये एक तरह का एंटीडोट है, आप इसे एंटीडोट कह सकते हैं। इंट्रावेनस फैट इमल्जन है जिसका यूज करते हैं किस लिए? तो लोकल टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। कभी भी अगर लोकल टॉक्सिसिटी हुआ है तो इंट्रालिपिड देंगे तो ये सॉल्यूशन क्या करता है कि लोकल एनेस्थेटिक के साथ बंध जाता है, उसको बाइंड कर देगा और टॉक्सिसिटी को कम कर देगा। यहाँ तक समझ गए? बाइंडिंग हुआ, बाइंड कर लिया लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के साथ जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, जो भी दवा दिया है। अगर आप इंट्रालिपिड देते हैं, ठीक है, इंट्रालिपिड दिए तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वहाँ बाइंड करेगा। उसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डिटेल में है, जो बेसिक है, जो कि मुझे भी बहुत आसानी से समझ में आ गया। वो ये है कि ये बाइंड कर लेता है उस एजेंट के साथ में, फिर टॉक्सिसिटी को कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि टिश्यू डैमेज कम हो जाएंगे फिर, क्योंकि वहाँ रहेगा, टॉक्सिसिटी हुआ है तो टिश्यू डैमेज भी बढ़ेंगे, आपकी सीरियस कंडीशन भी होगी। तो ठीक है, तो इंट्रालिपिड थेरेपी चलानी है। इंट्रालिपिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। तो ये मेनली इंट्रालिपिड 20% सॉल्यूशन जो है आप डिटेल में सर्च करके और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो ये है कि इंट्रालिपिड 20% क्या होता है, कंपोजिशन क्या है। तो इसमें एग फॉस्फोलिपिड होते हैं, ग्लिसरीन होते हैं और वाटर फॉर इंजेक्शन वो तो है ही, ठीक है, वो तो रहता ही है। फिर इसमें जो है सोयाबीन ऑयल होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको कहाँ रखते हैं? आप नॉर्मली ओटी में या फिर हॉस्पिटल में ऐसे तो इसको रख नहीं सकते सारी दवाइयों की तरह। इसको स्टोर करते हैं फ्रिज में। कहाँ करते हैं? तो फ्रिज में इसको स्टोर करते हैं। इसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखना होता है, क्योंकि इसमें है क्या, इसमें एग का कुछ कंपोनेंट है, यानी एग है, इसमें सोयाबीन ऑयल है, ग्लिसरीन है, ये सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसीलिए इसको स्टोर कहाँ करना है? तो फ्रिज में स्टोर करना है। यहाँ तक समझ गए? अब इंट्रालिपिड देने की भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ऐसे नहीं कि किसी पेशेंट को इंट्रालिपिड दे दिए, पहले देखना है कि पेशेंट को पुल्मोनरी एम्बोलिज्म की दिक्कत तो नहीं है, पेशेंट की बॉडी में जो है लिपिड की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है सोयाबीन ऑयल से या फिर जो है एग का जो प्रोडक्ट है उससे। तो अगर उनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उसको ध्यान में रखना है और तभी ये एजेंट को यूज करना है, ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर ये सारी दिक्कत होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है पेशेंट को, तो ये दवा यूज नहीं करना है। फिर है कि अगर इसको यूज करते हैं तो बाद में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो किसी किसी को एलर्जी हो जाता है, वैसे बहुत कम लोग को होता है, लेकिन रेयर है, लेकिन एलर्जी किसी को हो जाता है, ठीक है। तो एलर्जी देखने को मिलता है, नोजिया, वोमिटिंग। तो मेनली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली किसी ड्रग्स में होते हैं वो इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे को देखते हुए इसके साइड इफ़ेक्ट को नज़रअंदाज किया जाता है। फिर इसमें जो है ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ सकती है या फिर फैट का ओवरलोड हो सकता है, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मेनली इसका जो है इंट्रालिपिड जो सॉल्यूशन है उसका हमने जाना कि कब किस में यूज करना चाहिए, किस में नहीं यूज करना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये बेसिक नॉलेज हो गया। इंट्रालिपिड बना किससे होता है, किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब है कि मेन जो हमारा टॉपिक था लास्ट, यानी लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये कंडीशन आए ही ना, इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है कि कभी भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं सिरिंज से, तो आपको एस्पिरेट करना है, सिरिंज को पीछे खींचना है। तो उस टाइम आपका अगर आ गया वहाँ पे ब्लड, फ्लैशबैक में ब्लड आता है, तो आपको वहाँ इंजेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो ब्लड वेजल के अंदर है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे चेक कर लेना है एस्पिरेट करके सिरिंज को। उसके बाद क्या है कि आपको क्लोज मॉनिटरिंग करना है। जब आप लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को दे रहे हैं तो देते टाइम और देने के बाद आपको क्या करना है, तो क्लोज मॉनिटरिंग करना है पेशेंट का, उनके वाइटल्स को देखते रहना है। फिर है कि आप इतना डोज दीजिए जो कि पेशेंट के लिए सफिशिएंट हो। अगर आप एक्सेसिव डोज देते हैं, ओवर डोज होता है, तो वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है क्योंकि वो ब्लड वेजल में एब्जॉर्ब होगा ही, कहाँ जाएगा वो। तो इस तरीके से आपको डोजेज का भी ध्यान रखना है, पेशेंट को मॉनिटर भी करते रहना है और हमेशा सिरिंज को जो उसका प्लंगर होता है वो एस्पिरेट करके देखते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इमरजेंसी ड्रग्स से रिलेटेड, जिसमें हम लोग सारे इमरजेंसी ड्रग्स के यूजेज को देखेंगे और देखेंगे कि इमरजेंसी ट्रे में कौन कौन सी ड्रग्स होनी चाहिए बेसिकली।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में। कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ आप और एक्स्ट्रा इस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।